नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल पर कार्यक्रम मंजिल के आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक 21वीं सदी की एक ऐसी तस्वीर की जिसमें महिलाओं का सबल पक्ष सामने आया है। वो सशक्त होकर सामने आई हैं। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वो पुरुष से किसी भी तरह में दोयम दर्जे पर नहीं है, बल्कि कंधा से कंधा मिलाकर वो किसी भी चुनौती से लड़ सकती है, किसी भी चुनौती से पार पा सकती है। कोरोना जैसे महामारी की बात करें तो उसमें उन्होंने अपनी जो विवेकशीलता और अपनी सहनशीलता, कुशल नेतृत्व का जो परिचय दिया है, न केवल अपने पारिवारिक दायित्वों को ही उनका निर्वहन बखूबी किया है, बल्कि एक कोरोना योद्धा के रूप में अपने समाज, अपने राष्ट्र को एक ऐसी सेवाएं दी है जो एक अनूठी मिसाल उन्होंने पेश की है। और इसी का परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को विमेन इन लीडरशिप थीम देकर मनाने का फैसला लिया है। और दूरदर्शन परिवार सारे पूर्ण महिला समाज को अपनी शुभकामनाएं देता है। और आज इस कार्यक्रम में ऐसी ही महिला शक्ति से आपका परिचय हम करवाएंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद हैं श्रीमती लता वर्मा, जो जिला परिषद सदस्य हैं चमियाना वार्ड शिमला। राजधानी शिमला के साथ लगता ही ये क्षेत्र है। और आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले शुभकामना देते हैं कि आपने अभी हाल ही में संपन्न हुए इन चुनावों में जो है जीत हासिल की है, जनता की आवाज़ बनकर आप सामने आई हैं। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप अपना एक परिचय अपना ज़रूर हमारे दर्शकों तक साझा करें। आप कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे आप इस तक आए हैं? जी जी नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। जी, मैं लता वर्मा हूँ। मेरा जन्म एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है जो शिमला ग्रामीण में पड़ता है। जी, तो उसमें मेरी स्कूलिंग भी वहीं गवर्नमेंट हाई स्कूल घनाटी से हुई। आगे की स्नातक की शिक्षा मेरी राजकीय कन्या महाविद्यालय से हुई है। जी, उसके बाद मेरी मैरिज 94 में यहाँ पर भोंट पंचायत लगती है मशोबरा ब्लॉक की, उसमें हुई है। जी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो अपना सफ़र तय किया। जी बिल्कुल, आपका सफ़र मैं अपने दर्शकों तक बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपना सफ़र के लिए अपनी मंजिल का जो पड़ाव है वो जनसेवा को बनाया है। इनका कहना है कि जनसेवा इनकी कर्म भूमि है और जनसेवा का जो जज्बा लेकर ये इस क्षेत्र में उतरी है और वर्तमान में ये जिला परिषद सदस्य है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है। तो आपसे ये जानना बहुत लाजमी रहेगा कि अक्सर परिवार की ये मंशा रहती है कि घर की जो बेटी है या बहू है वो एक ऐसा सेवा क्षेत्र चुने जो हर तरफ से आरामदायक हो, जहाँ पर ज़्यादा जद्दोजहद ना उठानी पड़े। लेकिन जो आपने क्षेत्र चुना है, जनसेवा का जो क्षेत्र चुना है, वो सही मायने में एक चुनौतियों से भरा है, कंटक का किरण है। तो इस ओर का जो ये आपका निर्णय रहा है, तो कैसे आपको प्रेरणा मिली, किसने आपको ये राह दिखाई? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने पेरेंट्स की 3 बेटियाँ हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और बेटी होने के कारण हम एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें कट्टरता जी आपको पता है कि आज भी है जी। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें एक बेटे की तरह परवरिश दी, एक बेटे की तरह संस्कार दिए। कभी मैं सबसे बड़ी हूँ मेरे घर में, अपनी बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है जी। तो उन्होंने एक बड़ा बेटा समझकर मेरी परवरिश की है। मेरे फादर एग्रीकल्चर कृषि डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, तो वो भी अपने टाइम में अपने ऑल इंडिया लेवल के यूनियन जो उनकी थी उसके जनरल सेक्रेटरी थे जी। काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी है मेरे को, मेरे आपको परिवार से ही एक माहौल ऐसा मिला है जहां पर नेतृत्व करने की क्षमता आपको मिली है देखने सुनने मिली है, परिवार से मिली है। हाँ और उसी का आचरण आपने अपने जीवन में लिया, जीवन में अपनाया है। जी 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 जी। और कोई ऐसा शख्सियत रहती है, अक्सर आप जिस विषय को चुनते हैं या जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आपने अपना ध्येय बनाया है, उसको देखकर आपको लगता है कोई ऐसी शख्सियत है जिसके अनुसरण आपने करना है। तो क्या आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी शख्सियत रही है जिसका अनुसरण आपने लिया है कि जनसेवा को आपने अपना कैरियर बनाया है? बिल्कुल जी। जैसे मैंने बताया 94 में मेरी शादी हुई और 96 में हमने हमारे गांव में एक महिला मंडल था जी। तो उसमें मेरे जेठानी भी थे। उन्होंने भी अब हम नए बच्चों को मौका दिया जाए, तो यूथ को उन्होंने मौका दिया और मुझे महिला मंडल का प्रधान बनाया। हमने महिला मंडल से अपना करियर शुरू किया जनसेवा का और उसमें हमने हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति में मेरे प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर कुलदीप तनवर जी, जिन्होंने मुझे आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो सही मायने में मैं अगर कहूँ तो मेरे प्रेरणा स्रोत वो है और आज भी मुझे गाइड करते रहते हैं। क्योंकि राजनीति में आपको पता है कि टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, कोई जिसमें से 70% पुरुष नहीं चाहता कि महिलाएं आगे जाएं, लेकिन वो एक अकेले पुरुष हैं जिन्होंने हमेशा धक्का देकर आगे किया। मुझे आज भी याद है जब हम बैठते थे, ग्रुप की मीटिंग होती थी तो जबरदस्ती खड़ा करके कि 2 अक्षर बोलो, 2 अक्षर बोलो। और आज वही
उन्हीं के ही सहयोग से, उन्हीं के ही मार्गदर्शन से, उन्हीं के ही उससे मैं आज तक पहुंची हूँ। जन सेवा लक्ष्य चुना और मैं ये समझती हूँ कि मैं पूरी तरह से सफल तो नहीं अपने आप को कह सकती, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है जनता के सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से और अपने जो मेरे राजनीतिक गुरु जिनको मैं मानती हूँ, जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं कुलदीप तंवर जी के सहयोग से, क्योंकि आज मैं एक अलग उससे हूँ। वो जी बिल्कुल, आप पंचायती राज स्तर की जो एक शीर्ष संस्था है उससे जुड़ी हुई हैं और वही दो शब्द कहते कहते आप बहुत बड़ी किताब बन चुकी हैं और महिलाओं के लिए खास करके प्रेरणा स्रोत का आप कार्य कर रही हैं। अब ऐसे में एक सवाल पूछना और बहुत लाजमी हो जाता है कि आपने जनसेवा को अपना कार्यक्षेत्र चुना है। जनसेवा एक चुनौतियों से भरा कार्यक्षेत्र रहता है जिसमें समय की कोई दायरा नहीं रहता है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक ही कार्य करना है। इसमें दिन हो रात हो हमेशा आपको जनसेवा के लिए तत्पर रहना पड़ता है। ऐसे में आप परिवार में बड़े बुजुर्गों के लिए एक बेटी की भूमिका में है, एक बहू की भूमिका में है, बच्चों के लिए एक माँ की भूमिका में है और अपने जीवन साथी के लिए एक जीवन संगिनी की भूमिका में है। तो ऐसे में अपने कर्तव्यों के लिए, अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए समय की सामंजस्यता किस तरह से बनाती हैं आप? शुरू में तो बहुत दिक्कत आई, सही बोलूं, शुरू में बहुत दिक्कत आई। फिर जैसे जैसे परिवार को पता चला कि लक्ष्य अच्छा है, क्योंकि हम कोई भी काम स्टार्ट करें उसमें सबसे पहले हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। मुझे तालमेल बैठाना है, परिवार में तालमेल बैठाना है, अपनी एक मर्यादा में रह के काम करना है। अगर मैं कई बार लेट भी हो जाती थी तो मेरे पति को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, लोकेशन मेरी क्या है। वो इसलिए भी पता होना चाहिए कल को मेरे को, क्योंकि महिला जब एक महिला होती है, मैं चाहे कितनी भी सशक्त कहूँ कि मैं महिला सशक्त हूँ, मैं इतनी महिलाओं का सामने खड़ी हूँ, लेकिन मेरे को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो उसके लिए पति से बढ़कर कोई बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसमें मेरे पति ने भी सहयोग दिया, मेरी फैमिली ने सहयोग दिया, मेरी देवरानियाँ जो मेरी छोटी बहनों की तरह है, बेचारियाँ जब मैं कहीं लेट हो जाती थी तो मेरे घर में खाना भी पका होता था। उन्होंने काफी सहयोग, कुल मिलाकर के परिवार का सहयोग मिला, सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत मिला है। और परिवार के ये सहयोग बनने का जो मुख्य कारण है कि विश्वास की एक कड़ी जो है वो बिल्कुल बनी रही है आपके परिवार के सदस्यों के बीच में, आपके जीवन साथी के बीच में। ये बहुत अच्छा आपने बात कहा। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो नेतृत्व क्षमता की आपने बात कही है कि अपने प्रेरणा स्रोत आपने बताया कि तनवर जी रहे हैं, उन्होंने आपको सिखाया है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर आपको कब ये चीज़ महसूस हुई कि आप सही मायने में जो जनता के जो हक हकूक हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल एकदम सक्षम है कि आप जनता की आवाज़ को बेहतरीन तरीके से उठा सकते हैं? कब आपको ऐसा महसूस हो कि आपको जनसेवा के क्षेत्र में अपना करियर ढूंढना है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। 2007-8 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला था जी, जो सरकार ने चलाया था कि शौचालय बनाने चाहिए, घर घर शौचालय होना चाहिए। तो उसमें हमने, मेरे महिला मंडल ने एक कोशिश की काम करने की, जिसमें हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाद में जब कोई रिवाज, पुराना रिवाज होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है जी। और उसमें इतनी कठिनाई आई कि मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन हमारे उस टाइम बलदेव ठाकुर प्रधान जी होते थे, उनके सहयोग से फिर गांव में भी लगा कि हाँ ये ज़रूरी है। अगर फिर उनको इस हिसाब से बताया गया कि अगर हमारी बेटियां बाहर शौच करने जाएगी तो नुकसान उनको होगा, गंदगी फैल रही है। तो धीरे धीरे लोगों ने उसमें सहयोग देना शुरू किया। फिर जब हम घर घर गए फिर लगा कि हाँ हम भी नेतृत्व हम भी कर सकते हैं। मेन काम क्या है? जनसेवा। अगर मैं जनसेवा को लक्ष्य मान के चलूं तो जो मेरा लक्ष्य है वो जनसेवा है। उसमें लोगों को भी पता है कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, एक जनसेवा है। उसमें मैं ना तो मैं भटकूंगी, मेरे को पता है कि मेरा लक्ष्य ये है और लोगों का प्यार भी मिलता रहा। फिर सरकार ने जो महिलाओं के लिए आरक्षण देना शुरू किया, उसमें हमने कोशिश की कि क्यों ना आजमाया जाए। तो उसमें मेरी बहनों ने जो मेरे साथ खड़ी थी, फिर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने शुरू किए। राजधानी शिमला के साथ ही लगता है ये क्षेत्र है। अभी बात हो रही थी आपके सफ़रनामे की कि कहाँ से आपको ये नेतृत्व का भाव पैदा हुआ कि मुझे जनता की जो आवाज़ उठाने का मौका मिले तो मैं बेहतरीन तरीके से जनता की आवाज़, उनके हक हकूक जो है उनकी आवाज़ बनकर जो आगे आ सकती हूँ। अभी बात हो रही थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने कहा था कि स्वयं सहायता समूह में आप जुड़े थे जी। जैसे कि आपको पता है कि महिलाएं घर की चार दीवारी में जो उनका कार्यक्षेत्र होता है, गाय, घास, कृषि, ये बात वैसे पुरानी हो चली है क्योंकि अब महिलाएं एक सबल रूप में आगे आ रही हैं। और लेकिन महिलाओं को घर से बाहर निकालने के लिए कोई लक्ष्य तो होना चाहिए जी।
तो सरकार की एक स्कीम थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। जब महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो वैसे ही वो उनमें एक शौक पैदा हो जाता है कि मैंने आगे जाना है। तो फिर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने शुरू किए, 6 महिलाओं का संगठन बनाया। उसमें सरकार की जो भी आज भी जो भी स्कीमें आती है, जो भी योजना आती है, वो महिलाओं को उस ग्रुप के माध्यम से दी जाती हैं। फिर हमने ये देखा कि संसाधन क्या है, मेरे एरिया में क्या संसाधन है। जहाँ पर मेरी होम पंचायत है वहाँ पर कृषि क्षेत्र भी बहुत अपर बेल्ट में कम है, लेकिन जो नाले के साथ है वहाँ खेतीबाड़ी हो जाती है। फिर हमने कोशिश की कि नीटिंग और स्टिचिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा चल सकता है। शिमला के साथ वाला एरिया है, शिमला से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे आप ये मानो कि 12 महीने आप सॉक्स भी डाल सकते हैं, स्वेटर की जरूरत भी होती है, एक ही फुल स्लीव से हाफ स्लीव्स पे आ जाते हैं। फिर हमने कोशिश की कि क्यों ना हम ये कोशिश करें कि हम नीटिंग का स्टार्ट करें। फिर महिलाओं ने रजिस्टर्ड हो गया, ग्रुप रजिस्टर्ड हो गया। फिर यूको आरसेटी से सरकार ट्रेनिंग देती है, तो उसमें महिलाओं के लिए जो नीटिंग का है उसमें पैटर्न बताए जाते हैं और मशीनें भी दी जाती हैं। तो हमने पहले अगर हम मशीनें लेते तो फिर वो हमारे जो लोनिंग थी वापस करना मुश्किल हो जाता। तो सबसे पहले ट्रेनिंग ली जाती है, ट्रेनिंग के बाद मशीनें ली, मशीनों के बाद महिलाओं ने शुरू किया, अपना काम स्टार्ट किए। लोन मिलता है 3 लाख। फिर एक बार जब वापस कर दिया तो बैंक को भी विश्वास होगा कि ये ग्रुप डिफॉल्टर नहीं है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके जुड़ते गए और कारवा बनता गया। हाँ, बहुत बेहतरीन बात आपने कही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपने ये शुरुआत की थी जी। और उसके बाद का सफरनामे की अगर बात करें तो उसमें पंचायत समिति के भी आप सदस्य रहे हैं। हाँ, और उसके बाद आजकल वर्तमान में आप जिला परिषद के सदस्य हैं। हाँ, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अनुभव रहा वो आपको आगे बढ़ने में आपको उसने क्या मदद प्रदान की? बहुत सही। पंचायत समिति में आपका कैसा मौका आपको मिला? पंचायत समिति में भी इन्हीं महिलाओं की वजह से, मैं नहीं कहती, मैं अपने आप को आज भी बोलती हूँ कि मुझे सीखने की जरूरत है, क्योंकि इंसान कभी भी पूरा नहीं होता। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं अभी भी आधा अधजल गगरी जैसे हैं वैसी हूँ, लेकिन वक्त सबको सिखाता है। अगर आप किसी रास्ते पे जाते हैं, ठोकर लगेगी तो आपको पता लगेगा यहाँ ठोकर है, मुझे संभल के चलना है। वैसे ही हमने जैसे एक पंचायत में ग्रुप बनाए थे, धीरे धीरे वो दूसरी महिलाओं से भी बात होती रही, वैसे ही ग्रुप वहाँ भी बनते रहे। और फिर दूसरे जैसे स्वच्छता अभियान पे काम किया था। फिर हमने नशा मुक्ति पे भी काम करना शुरू किया। जी बिल्कुल, सवाल में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। जहाँ तक हमारी जानकारी है, स्वच्छता अभियान के लिए आपकी पंचायत पुरस्कृत की जा चुकी है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पुरस्कृत की जा चुकी है। और खास करके महिला मंडल को भी सम्मानित किया था। वो महिला मंडल, जब आप महिला मंडल में खुद रही हैं तो वो कैसा अनुभव रहा? तो क्या कुछ ऐसा किया कि आप पुरस्कृत हुई, आपकी पंचायत पुरस्कृत हुई? बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमने उस पर शौचालय बनाने का काम किया था कि शौचालय बनवाए जाएं, लोगों को प्रेरित किया था। सरकार उस टाइम एड दे रही थी शौचालय बनने के लिए, लेकिन लोगों ने शौचालय बना दिए, फिर पानी भी चाहिए उसमें जी। तो आईपीएच विभाग से अपने प्रधान के सहयोग से, क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये सारे सहयोग के काम होते हैं। तो प्रधान जी के माध्यम से घर घर कनेक्शन दिए जाएं, सबसे बात की। फिर शौचालय साफ रखने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। फिर हमने प्राकृतिक जो स्रोत थे, महिला मंडल ने उस पर काम किया कि हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं उससे भी हमने घर, जहाँ पे पानी पहले तो ढो के पानी लाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे घर घर नल आने शुरू किए। और फिर उसके बाद जो एक बना आगे का जो प्रक्रिया चली वो बहुत ही अच्छा रहा, अनुभव अच्छा रहा। अच्छा, जनसेवा का जो क्षेत्र आपने चुना है उसमें अक्सर क्या रहता है, जैसे पारिवारिक आपने दायित्वों की बात की है, पारिवारिक दायित्व निभाने पड़ते हैं साथ साथ में, लेकिन एक महिला होने के नाते जनसेवा का जो क्षेत्र आपने चुना है उसमें अक्सर ऐसा रहता है कि पुरुष बाहुल्य जो समितियाँ रहती है, चाहे वो किसी भी तरह की मीटिंग है, उसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है पारिवारिक दायित्वों से अलग होकर। और खास करके कई बार परिवार में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि आपको देर सवेर ना चाहकर भी घर से बाहर रहना पड़ता है या देर से आना पड़ता है, और विशेष करके तब जब आपके खुद जो पति हैं वो बीमा क्षेत्र में एक अधिकारी के पद पर तैनात है। ऐसे में समय के साथ क्या कभी कुछ ऐसा लगा हो आपको परिवार में कि कोई मनमुटाव या किसी तरह का आपको नहीं मिल पा रहा है? क्या कभी कोई ऐसी बात रही है, या किस तरह से आप सामंजस्य बैठाती हैं? देखिए, ऐसी दिक्कत नहीं आई जी। मैं अगर बात करूं तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है जी, सेपरेट सब के अपने मकान हैं, लेकिन एक सहयोग की भावना जैसे एक परिवार में होता है। मान लो मैं लेट हो रही हूँ, मुझे पता है कि मैं लेट हो जाऊंगी, तो मैं अपनी देवरानियों को फोन करके कि मैं लेट हो जाऊंगी, मेरा घर देख लेना, खाना बना के रखना, ये करके रखना। फिर जैसे पति घर आएंगे तो फिर
पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, थक हार के आते हैं जी। तो फिर कुल मिलाकर आपके परिवार का जो सदस्य का जो सारा माहौल है वो पूरा तरह से सहयोगिक रहा है। ये बिल्कुल सोने पे सुहागे वाली बात है। और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो अब ये जानना चाहूंगा, जैसे महिलाओं के प्रति आप देखते हैं कि हिंसा, कई तरह की हिंसाएं महिलाओं के साथ होती नजर आती है। हम अपने गली चौराहे, गली मोहल्लों में देख लो, दिन भर जितने भी समाचार पत्र रहते हैं, टीवी चैनल्स में रहते हैं, महिलाओं के प्रति कई तरह के अत्याचार, कई तरह के। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं को किस रूप में आगे आना चाहिए और क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि महिलाओं के प्रति जो ये हिंसक मामले रहते हैं, या आपको जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर आपके समक्ष कोई ऐसा मामला आता है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, आज भी नहीं रुक रही है। जितनी भी कोशिश करें, रेप के कितने भी आप कर दो, रेप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब तक इसके खिलाफ कोई सख्त कानून ना बनाया जाए, जब एक बलात्कारी को जब तक वकील मिलता रहेगा, तब तक उसको इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट कचहरियों में वैसे ही कई साल लग जाते हैं। तो इसमें मेरा महिलाओं से यही निवेदन रहेगा कि एक महिला समाज को दूसरी महिला की सहयोगी बनकर आगे आना होगा। अगर आज किसी की बेटी सुसाइड कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं एक महिला का भी सहयोग रहा है, चाहे वो माँ के रूप में हो। मान लो कल को मेरी बहू आएगी तो मेरे को ये कोशिश करनी है कि मैं भी एक माँ हूँ, वो भी किसी की बेटी है। एक महिला को दूसरी महिला का सहयोग देना होगा, तभी जाके कहीं महिला सशक्तिकरण जो हम परिभाषा दे रहे हैं वो सफल होगा। आज भी देखें, हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें वो सुसाइड करने से पहले वीडियो डाल रही है। तो अगर एक साइड से आप देखो तो उस वीडियो से दूसरी को भी प्रेरणा मिल गई, उसने भी छलांग वैसे ही करना शुरू किया। क्योंकि महिलाएं आज भी इतनी अंदर से नहीं है, महिलाओं को सशक्त होने की बहुत जरूरत है। कुल मिलाकर अगर महिलाओं को सशक्त बनना है, महिलाओं को खुद स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कुछ हमारे को माहौल में या वातावरण में भी वैसा परिवर्तन करना पड़ेगा कि जो चीजें महिलाओं के कदम को रोक रही है, उस व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाने चाहिए। एक महिला, सबसे पहले संस्कार आते हैं। मेरे को पता है कि मुझे अपने बच्चों की कैसे परवरिश करनी है, एक असली माँ के उसमें अगर हम आए, अगर मेरी परवरिश अच्छी होगी तो मेरा बेटा किसी लड़की के साथ गलत काम नहीं कर सकता। तो अगर हम मेन बात करें तो सारा समाज महिलाओं के ऊपर टिका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। एक बहुत विचारक रहे हैं, वक्तव्य रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर एक महिला को हम प्रमोट करते हैं तो वो पूरे समाज को प्रमोट करती है। हाँ जी, कितना इत्तेफाक। एक जमाना था जब कहा जाता था कि महिला सिर्फ भोग की वस्तु है, लेकिन आज महिला सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है। आज महिलाएं पूरे देश को चला रही हैं, जिस भी क्षेत्र में देखो। लेकिन ये 21वीं सदी है और अब जो हमारी पुरानी जो विचारधारा रही उससे हम काफी अलग सामने आए। जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि महिलाएं सबल होकर अब सामने आई हैं, सशक्त होकर सामने आई हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ये जो कोरोना काल से एक आपका जो हमारे पास जिक्र है कि कोरोना काल में भी आपकी जो सेवाएं रही है वो काफी सराहनीय रही है। तो कोरोना काल के जो ये दौर रहा है उसमें क्या कुछ आपके द्वारा किया गया है, जरा बताएंगे? देखिए, सहयोग सबका रहा जी। सारे हमारी जो वहाँ पे महिलाएं थी, हमने जिस टाइम मास्क की दिक्कत हो रही थी शुरू में, कोरोना बाद में तो अब कोरोना सबको पता लगी कोरोना है, लेकिन शुरू में एक हवा था कोरोना क्या है। फिर हमने मास्क बनाए, घर में सबने मास्क बनाए और घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर अपने जो भी पंचायत के जितने भी थे सबको वहाँ पे बांटे। जो वहाँ पे लेबर तबका था उनको दिए। फिर वहाँ पे हमने सबने एक संस्था बनाई जो सिर्फ कोरोना पीरियड के लिए थी। हमने पैसे इकट्ठे किए और राशन भी वितरित किया। उसमें हमारे जो एसडीएम है मंजीत सर, उनका काफ़ी योगदान रहा। मंजीत सर की सेवाएं कोरोना काल में काफ़ी सराहनीय रही हैं। तो फिर उसमें महिलाओं को हमने जो सिलना जानती थी उनको सिलना बताया कि आप इस रूप से मास्क सिलें। और आगे भी उनके लिए फिर जिसने सिले, फिर मार्केटिंग में थोड़ी दिक्कत आई। आपने शुरू में ये जिक्र किया था कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी थी और सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा मंच रहा था आपके लिए जहां पर ना केवल आपने बहुत बेहतरीन मतलब कार्य ही किया, महिलाओं को संगठित किया, बल्कि आपकी जो ये नेतृत्व क्षमता है वो भी वहां पर काफ़ी निखर कर सामने आई थी। अगर हम अपने दर्शकों की बात करें, बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो जुड़ना चाहती है या सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रिएट करना चाहती है, बनाना चाहती है, ताकि और महिलाएं उससे जुड़कर, और तो आप क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए कि किस माध्यम से वो इन स्वयं सहायता समूह का गठन कर सकती है, उनको क्या
करना चाहिए और कहाँ संपर्क करना चाहिए ताकि वो अपने उस स्वयं सहायता समूह को दर्ज करवा सके और जो भी सहायता सरकार के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा मिलती है उन्हें मिल सके? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज महिलाएं जो इससे वंचित हैं वो जानकारी का अभाव है जी। तो इसमें जो कंसर्न जो ब्लॉक है जी, खंड विकास जो है उसमें वो जा सकते हैं। वहाँ पर इसके लिए स्पेशल एक विभाग बना है जो महिलाओं को इस ग्रुप से जोड़ता है जी। जैसे कि मेरे पास 21 पंचायतें हैं जी। तो यहाँ का तो नियर बाई की जो पंचायतें हैं मैक्सिमम सारी महिलाएं जुड़ी हैं जी। तारापुर की अगर हम बात करें, तारापुर पंचायत है तो वहाँ की महिलाएं इतनी सक्षम हो गई हैं कि उनके प्रोडक्ट दूर दूर तक जाते हैं। उन्होंने निटिंग का काम है तो सबसे पहले तो कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें क्वालिटी देखी जाती है। क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं खरीदार हूं तो मैं भी पहले क्वालिटी देखूं कि क्वालिटी क्या है तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप जो भी काम महिलाएं करें उसमें पहले दक्षता अपनी दिखाएं कि हाँ मैं इसमें दक्ष हूं। चाहे कहीं हमने देखा कि गलगल बहुत थे, जैसे हम गए तो वहां पे हमने बोला आप अचार बनाइए, स्थानीय उत्पाद हाँ संसाधन जो खरीदना ना पड़े। जहाँ पे अगर हम बाहर से कोई मार्केट करके लाते हैं फिर वो उसमें हम क्या कमाएंगे, कुछ भी नहीं। फिर जैसे मेरा ऊपर वाला एरिया है तो वहाँ पे कृषि बहुत एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी है, बहुत अच्छी है, उपजाऊ भूमि है, उर्वरक है। तो उसमें हमने कोशिश की है कि महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, इसमें कृषि ग्रुप भी बनाए जाते हैं। महिलाओं को जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार आज इस ग्रुप के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचा रही है। तो मेरा सभी महिलाओं से ही आह्वान रहेगा कि जहां पर मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ी हूं और जो हमारा नियर बाई का जो ब्लॉक है उस क्षेत्र का जो ब्लॉक है वहां पे बीडीओ से बात करके वो ग्रुप से जुड़े हैं। जितनी भी महिलाएं हैं आज अगर हम देखें तो क्लस्टर ग्रुप बनने शुरू हो गए, एक पंचायत में 40-40 ग्रुप भी हैं। सारी महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं लेकिन किसी जानकारी के अभाव से अगर कोई छूट गई हैं तो वहां पे कंसर्न जो उनका खंड है, विकास खंड है, वहां पे वो पता कर सकती हैं और वो ग्रुप से जुड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, आज आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए और बहुत उम्दा जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपको आपके परिवार का सहयोग यूं ही मिलता रहे और आप जीवन में जनसेवा के क्षेत्र में आगे यूं ही बढ़ती रहें। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाज़त लेने का। मंजिल कार्यक्रम में किसी और विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।